Hello everyone, welcome to our channel. This is Shalini Sharma. Please like, share and subscribe. हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 5 ग्रेड 9 का नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ पार्ट 2। अब एक चीज है कि मैंने क्लाइमेट में टेम्परेचर, फोटो पीरियड, प्रेसिपिटेशन बताए हैं। ये तीन चीजें हैं जिसका असर होता है नेचुरल वेजिटेशन पे और वाइल्ड लाइफ पे। टेम्परेचर वाला पार्ट इसके पहले वाले पार्ट में है, तो आप प्लीज अगर आपने नहीं देखा है तो पहले सबसे पहले उस वीडियो को जरूर देखिए। देन फोटो पीरियड। फोटो पीरियड का मतलब है कितनी देर तक वहां सनलाइट आती है, उस एरिया में सनलाइट कितनी देर तक आ रही है। देखो, वेरिएशन इन द अमाउंट ऑफ सनलाइट एट डिफरेंट प्लेसेस। हर प्लेस में ऐसा तो है नहीं कि सूरज एक जगह और जो अपना अर्थ है वो घूम रही है, रोटेट हो रही है, तो हमेशा एक जगह पे पूरा फोकस रहेगा या पूरी सनरेज आ रही होगी। वो जब जब रोटेट होगी तो पीछे वाला कोई डे वाला टाइम होगा, सॉरी नाइट वाला टाइम होगा, आगे वाला डे वाला टाइम होगा, और भी लैटिट्यूड है, एल्टीट्यूड है, पता नहीं कितने सारे रीजंस हैं। देखो, वेरिएशन इन द अमाउंट ऑफ सनलाइट एट डिफरेंट प्लेसेस। ये हमें बात समझ में आ गई कि एक जगह सनलाइट लगातार वही नहीं रहती है, चेंज होती रहती है सनलाइट। एक तो टाइम पीरियड भी चेंज होता है ना, कितनी देर तक रह रही है वो एक उस एरिया में कितनी देर तक वो सनलाइट रह रही है और कितने मंथ तक रह रही है, और उसकी कितनी ज्यादा रेज जो है वो डेंसिटी कितनी है। ठीक है, लैटिट्यूड सबसे पहले देखो, नॉर्थ पोल और साउथ पोल में कितना रहेगा, सबसे कम सनलाइट जाती है वहां पे। क्यों? क्योंकि हमारा जो अर्थ है, जो हमारा वर्ल्ड है, वो थोड़ा सा टिल्टेड, झुका हुआ है, तो हमारा नॉर्थ और साउथ पोल में हमेशा रेज कम जाती है। एल्टीट्यूड का मतलब होता है जैसे एक सरफेस है तो थोड़ी ऊंचाई पे, मान लीजिए माउंटेन है, हिल्स हैं, तो वहां पे क्या होगा, रेज सबसे पहले पड़ेगी, और नीचे वाला जो एरिया है, जो सरफेस थोड़ा नीचे है, लो है, वहां पे लेट आएगी सनलाइट। तो इससे भी बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है हमारे नेचुरल वेजिटेशन के लिए। ठीक है, देन सीजन, 4 सीजन। अब जैसे कि विंटर हो गया, सनलाइट कम रहती है, हम फील कर सकते हैं। समर में सनलाइट बहुत ज्यादा तेज रहती है। ठीक है, रेनी सीजन हो गया, इनमें बहुत डिफरेंसेस आ जाते हैं सनलाइट के। डे ड्यूरेशन, देखो डे ड्यूरेशन का मतलब है उस टाइम, जैसे कि हम देखें तो हमेशा इक्वेटर वाली जगह वहां पे डे ड्यूरेशन ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि वहां डायरेक्ट सनलाइट आती है, तो वहां पे रातें छोटी और दिन लंबे होंगे। मगर बाकी एरिया में हम देखें, जैसे जैसे नीचे की तरफ आएंगे, जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाएंगे, तो जो ड्यूरेशन है वो नाइट का ज्यादा बढ़ता चला जाता है। इट मींस डे में सनलाइट ज्यादा है, तो इट मींस जो हमारा सेंटर पार्ट है अर्थ का, उसमें सबसे ज्यादा सनलाइट ज्यादा टाइम तक रहती है। ठीक है, फोटो पीरियड का मतलब समझ में आ गया, लैटिट्यूड है, एल्टीट्यूड भी आ गया, सीजन और डे ड्यूरेशन। इसके कारण फोटो पीरियड में वेरिएशन आते हैं, इवन जो वेरिएशन है सनलाइट का वो आता है। ठीक है, देन पार्ट रिसीविंग लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ सनलाइट हैव डेंस वेजिटेशन। सबसे ज्यादा जहां पे सनलाइट पड़ेगी तो वहां पे वेजिटेशन भी बहुत अच्छे से होगी और ग्रो करेगी। देखो, ज्यादा सनलाइट, क्यों? सनलाइट वही है ना, जैसे उनको जैसे हमें जीने के लिए खाना पानी चाहिए, प्लांट्स को सनलाइट चाहिए, तो वो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो सनलाइट उसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। धूप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी वेजिटेशन को ग्रो करने के लिए। आप कोई भी प्लांट को लगातार एक रूम में रखिए। मनी प्लांट तो चलो आप पानी में भी उगा सकते हो, मगर कोई भी प्लांट आप बाहर है, आपको जो भी प्लांट उगा रखे कुछ दिनों के लिए रूम में रखिए विदाउट सनलाइट, और पानी दीजिए, खाद देना है खाद दीजिए, जो भी है सब कुछ करिए, मगर अगर सनलाइट नहीं मिलेगी उसको तो धीरे धीरे वो येलो हो जाएगा, येलोइश होते होते वो प्लांट बिल्कुल मर जाएगा। साउदर्न स्लोप इन हिमालयाज हैव थिक वेजिटेशन देन नॉर्दर्न स्लोप्स। देखो, इतनी सी जगह में कितना डिफरेंस आ गया। साउदर्न पार्ट हिमालय का, देखो मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ एक बार आपको। यह हमारा इंडिया है, साउदर्न मतलब नीचे वाला, 3 है ना, 3 पार्ट्स में है हमारा हिमालय। सबसे पहले हिमाद्री, हिमाचल और शिवालिक वाले एरिया में यहाँ ये बता रहे हैं कि सबसे अच्छा थिक वेजिटेशन है साउथ वाले पार्ट में। उसका रीजन क्या है? इक्वेटर है ना, तो वहां ज्यादा धूप आ रही है, तो सबसे ज्यादा यहाँ वेजिटेशन हो रही है, और ऊपर वाला हिमाद्री वाला एरिया वो इससे ज्यादा ठंडा है। तो इट मीन कि इतने से में जब इतना डिफरेंस आ रहा है तो पूरे अर्थ पे तो कितना ज्यादा इफेक्ट पड़ता होगा इन चीजों का। ये चीज आपको समझ में आ गई। ठीक है,
प्रिसिपिटेशन, ठीक है। रेनफॉल, इसका मतलब होता है रेनफॉल, मोर रेनफॉल मोर वेजिटेशन। जितना ज्यादा आप प्लांट को पानी दोगे, पानी नहीं दोगे तो सूख जाएगा ना, आप पानी दोगे, उसकी केयर करोगे, उसकी लीव से पानी दोगे तो ग्रीन भी रहेगा और ग्रो भी करेगा। तो इन सब ये जो चीजें हैं वो डिपेंड करती है बहुत ज्यादा वेजिटेशन के लिए। अब देखो वेस्टर्न स्लोप्स, जैसे यहाँ साउदर्न स्लोप इन हिमालयस बता रहे हैं, वेस्टर्न स्लोप्स ऑफ इंडिया कवर्ड विद थिक फॉरेस्ट एंड नॉट ईस्टर्न स्लोप्स। जैसे ये है इंडिया का जो वेस्टर्न पार्ट है 40 सेंटीमीटर तक रेनफॉल होती है, सबको पता होगा, आपने पहले वाले चैप्टर्स में पढ़ा है। 40 सेंटीमीटर की रेनफॉल अगर यहां होती है तो आप ये देखो कि ईस्टर्न जो स्लोप्स हैं उनसे ज्यादा हो रही है, तो यहां सबसे ज्यादा फॉरेस्ट एरिया है, बहुत अच्छा और थिक फॉरेस्ट एरिया है। क्यों? क्योंकि वहां लगातार बारिश होती रही, वहां उनको सनलाइट भी मिल रही है और बारिश भी हो रही है, तो वो जो एरिया है बहुत डेंसली फॉरेस्ट वाला जो एरिया है वो है, ठीक है। देन इंपॉर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट, फॉरेस्ट का इंपॉर्टेंस हम हिस्ट्री में भी पढ़ते चले रह रहे हैं, सिविक में भी पढ़ते चले, ज्योग्राफी में पढ़ रहे हैं। अब तो आपको बिल्कुल एक एक लाइन याद हो जानी चाहिए। फॉरेस्ट तो किसी भी तरीके से बहुत इंपॉर्टेंट है, और चेंजेस ड्यू टू लाइक किन किन कारण से चेंजेस हो रहे हैं वो भी मैं बता देती हूँ। देखो मॉडिफाई क्लाइमेट, फॉरेस्ट क्या करता है, क्लाइमेट को मॉडिफाई करता है, चेंज होने में उसको सपोर्ट करता है। गर्मी, सर्दी, रेनफॉल, भाई ज्यादा पेड़ लगाएंगे तो ज्यादा बारिश होगी, बोलते हैं ना सब। पेड़ अगर डिफॉरेस्टेशन होगा तो बारिश भी कम होगी, बारिश कम होगी ठंड नहीं पड़ेगी, ठंड नहीं पड़ेगी तो गर्मी नहीं पड़ेगी, तो सब कुछ एक दूसरे से रिलेट करते हैं। कंट्रोल सॉइल इरोजन, जो पेड़ होते हैं वो मिट्टी को पकड़ के रखते हैं, जड़ों को। अब जब उसको पकड़ के रखते हैं, आपने वो पेड़ ही उखाड़ दिया तो वो सॉइल इरोजन होगा ना, तो उस चीज को कंट्रोल करता है। सॉइल इरोजन का मतलब पता है ना, मिट्टी वहां से हट जाएगी, मिट्टी जो है कटती चली जाएगी, हटती चली जाएगी। जैसे आप किसी को पकड़ के रखते हो, कोई भी चीज मान लो, आप दो फ्रेंड्स आपस में खेल रहे हो, एक दूसरे को पकड़े हो और भाग रहे हो, तो वो आपका जितना स्ट्रांग रहेगा ना भागते हो, तो आप जल्दी से गिरोगे नहीं, क्योंकि आप कनेक्टेड हो, आप स्ट्रांगली आपने होल्ड कर रखा है एक दूसरे को। तो उस पेड़ ने भी मिट्टी को, पेड़ों ने भी मिट्टी को होल्ड कर रखा है प्रॉपरली, कि वो हटे नहीं, टूटे नहीं, दरारें नहीं आए, कटे नहीं, है ना। देन रेगुलेट स्ट्रीम फ्लो, स्ट्रीम का फ्लो करने में भी रेगुलेट करता है ये, ठीक है। सपोर्ट करता है इंडस्ट्रीज को। अब ऐसा तो है नहीं इंडस्ट्रीज को खुद चल के फॉरेस्ट जाता है और वहां बैठ जाता है, ऐसा नहीं है। क्यों सपोर्ट करता है? क्योंकि इंडस्ट्री जो एरिया है कितना, एक तो सबसे पहले सबसे ज्यादा एरिया चाहिए इंडस्ट्री के सेटअप के लिए, माइंस के सेटअप के लिए। कौन दे रहा है? फॉरेस्ट एरिया दे रहा है, खाली जमीनें दे रहा है, उनके घर बने हुए वहां तो नहीं कर रही, खड़ी हो रही इंडस्ट्रीज, फॉरेस्ट वाला एरिया। और फिर वहां से कितना सामान आ जाता है, वुड आ जाता है वहां से, बनाने का मिनरल जितना भी सामान है वहां से, उनको फ्रूट्स लाने हैं, प्लांट्स लाने हैं, सेपलिंग्स लानी है, उनको वहां से लीव्स लानी है, मेडिसिन का कितने सारे काम आते हैं। तो इंडस्ट्री में कैसे आप बाय डिफॉल्ट चाहे बोल दो या कैसे भी बोल दो, फॉरेस्ट तो यूज में आता ही है, जो भी है फॉरेस्ट में। प्रोवाइड लाइवलीहुड, ठीक है। देखो सीनिक व्यू, लाइवलीहुड, सबको ही बहुत अच्छा लगता है ऐसी जगह पे जाने पर, नेचुरल जहां पे अपन को व्यू आए, कितना अच्छा लगेगा ऐसी सीन देखने में। हम अपने हॉलीडेज वहां पे बिताते हैं, हम वहां जो रहते हैं वहां के लोग वो भी खुश रहते हैं, और हम जाके भी वहां पे हमें बहुत खुशी मिलती है। शेल्टर टू वाइल्ड लाइफ, वाइल्ड लाइफ मतलब जो भी एनिमल वहां रहते हैं उन लोगों के लिए तो एक घर है ना, वो वहां खाने की जगह है, उनका किचन भी वही है, उनके सोने की जगह भी वही है, उनका घर भी वही है। तो कितनी सारी चीजें, कितना इंपॉर्टेंट है फॉरेस्ट। अब देखो हम ये देख रहे हैं क्यों चेंजेस आ रहे हैं फॉरेस्ट में, क्यों डिफॉरेस्टेशन हो रहा है फॉरेस्ट का। रीजन कल्टीवेशन, एक्सेस में कल्टीवेशन हो रहा है। कल्टीवेशन के लिए जगह चाहिए, तो फार्मर्स किस तरफ जाएंगे? फॉरेस्ट की तरफ। वहां पे जो पेड़ है उनको हटाएंगे तब वो वहां कुछ कल्टीवेट कर पाएंगे, ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्री डेवलप हो रही है तो उनको डिफॉरेस्टेशन करना पड़ रहा है, पेड़ों को हटाना पड़ रहा है, पेड़ों को यूज में लेने के लिए भी डिफॉरेस्टेशन करना पड़ रहा है। पेड़ काटेंगे तभी तो यूज में लेंगे ना हम, ये बेड या अलमीरा जो भी सोफा वगैरह बनता है पेड़ों से, है ना। अर्बनाइजेशन, ओवरग्रेजिंग,
लोग जो गांव के लोग हैं, जैसे हम जैसे लोग मान लो, जो हम लोग सिटी में रहते हैं, शहरों में रहते हैं, वो जब उस तरफ जाते हैं, वहां अर्बनाइजेशन मतलब वहां पे लोग रहने चले गए हैं उस एरिया में, उस फॉरेस्ट वाले एरिया में, तो वो भी पेड़ कटिंग करके साफ करके और फिर ही रहेंगे। वहां की डिफॉरेस्टेशन होगा और फिर वहां पे घर बनेगा, फिर वो रहेंगे। ग्रेजिंग के लिए जो कैटल्स को लेके जाते हैं ग्रेज कराने के लिए, तब भी सेम यही प्रॉब्लम होगी। छोटे छोटे पेड़ पौधे, उन्हें तो समझ में नहीं आ रहा हमें क्या खाना है क्या नहीं खाना, वो तो उगते हुए पौधे ही खा लेते हैं ना, जो नीचे होता है। तो जब वो उगना स्टार्ट हो रहा है, आप तभी उसको खत्म करोगे तो वो बड़ा कैसे होगा। फॉरेस्ट इज नो मोर नेचुरल मॉडिफाइड रिप्लेस्ड। अब कोई नेचुरल नहीं है, वो मॉडिफाई होता चला रहा है, रिप्लेस्ड होता चला जा रहा है। रिप्लेस किन चीजों से? इंडस्ट्रीज बन रही है, माइंस बन रहे हैं, घर बन रहे हैं, ठीक है। इसके बाद देखो, अब लेते हैं टॉपिक। अब हमारा इसमें टॉपिक है इकोसिस्टम। इकोसिस्टम, इन्वायरमेंट सिस्टम। इकोसिस्टम से हम क्या समझेंगे? इको मतलब आप ये समझिए इन्वायरमेंट, और इन्वायरमेंट का जो ओवरऑल सिस्टम है वो कैसे चलता है। जैसे एक मशीन होती है ना, मशीन कैसे शुरू होती है, हम स्टार्ट करते हैं, प्लग ऑन करते हैं, फिर वो काम करना स्टार्ट करती है, फिर उसका जो प्रोडक्ट होता है वो बन के निकलता है। सेम वैसे इकोसिस्टम, पूरा एक इकोसिस्टम है जो चलता है, नॉन लिविंग, लिविंग, सबके लिए वो ये जो इकोसिस्टम है बहुत डिपेंड करता है इन चीजों पे। कैसे डिपेंड करता है? प्लांट्स, एनिमल क्रिएट इकोसिस्टम विद क्लाइमेट कंडीशन। ये तीन चीज, प्लांट, एनिमल और क्लाइमेट, ये मस्ट है इकोसिस्टम के लिए। तो प्लांट एंड एनिमल क्रिएट इकोसिस्टम, एक इकोसिस्टम क्रिएट करते हैं वो विथ क्लाइमेट कंडीशन, क्लाइमेट के कंडीशन के अकॉर्डिंग। जैसे हमने देखा पोलर बेयर कहाँ नॉर्थ और साउथ पोल में ही रह सकता है, किसी डेजर्ट एरिया में नहीं रह सकता, मैंने आपको समझाया है। तो वैसे ही कैमल डेजर्ट एरिया में रह सकता है, नॉर्थ और साउथ पोल में नहीं रह सकता, क्यों? वो उस क्लाइमेट के लिए बना ही नहीं है। इसलिए ऑल प्लांट्स एंड एनिमल इंटर रिलेटेड टू फिजिकल एनवायरमेंट। जितने भी प्लांट्स और एनिमल है वो इंटर रिलेटेड है ना एक दूसरे से। हमने जब हम छोटे होंगे तो शायद आपने एक 3rd या 4th में ही ईवीएस की बुक में एक इकोसिस्टम बना रहता है। कैसे बताया जाता है कि छोटा सा इंसेक्ट है, उसको स्नेक ने खाया, स्नेक को ईगल ने खाया, ठीक है, और उस ईगल को किसी फॉक्स ने खाया, और या फिर ईगल नहीं ले, आप रैबिट ले लें, कुछ भी ले लें, रैबिट को फॉक्स ने खाया, फॉक्स को एक लायन ने खाया। तो ये इकोसिस्टम है ना, ये लोग इंटर रिलेटेड है एक दूसरे से। तो ये हर आदमी, हर एनिमल, हर वाइल्ड लाइफ वाला जो वहां रह रहा है, हर प्लांट एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। हम भी तो एक एनिमल है, सोशल एनिमल है हम, वो वाइल्ड लाइफ एनिमल है, वाइल्ड एनिमल है, और हम सोशल एनिमल है, मगर हम काफी इंटर रिलेट करते हैं इन चीजों से। हम भी क्लाइमेट से इंटर रिलेट करते हैं, हम भी एनिमल से इंटर रिलेट करते हैं, प्लांट से करते हैं। तो ये जो पूरा इकोसिस्टम है हम उसको समझ रहे हैं, ठीक है। ऑल प्लांट्स एंड एनिमल इंटर रिलेटेड टू फिजिकल एनवायरमेंट, जो भी एनवायरमेंट है उस वक्त वहां का, वो लोग एक दूसरे से इंटर रिलेट करते हैं। अब आप जहां आप देखोगे कि बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है, बहुत ही भयंकर गर्मी, वहां सिर्फ कैक्टस ही मिल रहा है हमें। उस कैक्टस के आसपास जितने भी, मतलब उस डेजर्ट एरिया में या उस कैक्टस के लिए जितने भी आसपास जितने भी एनिमल होंगे ना, वो उस कैक्टस से ही जो उनका खाना होगा वो उस कैक्टस में ही होगा। ऐसा नहीं है कि वो किसी कोकोनट ट्री को ढूंढेंगे, वो किसी और को ढूंढेंगे, नहीं, बिल्कुल भी। वो वैसा ही खाना वहां खा रहे होंगे। अगर पोलर बेयर है वहां पे, अगर वो नहीं मिलता, उनको पेड़ पौधे नहीं मिलते, तो भगवान ने वैसा ही बनाया कि वो फिश, वहां पे सी है ना, बहुत ओशियन है, तो वहां फिश ढूंढ के ही खाते हैं। बायोमी, बायोमी का बायो भी बोल सकते हो, बायोमी भी बोल सकते हैं। लार्ज इकोसिस्टम ऑन लैंड हैविंग डिस्टिंक्ट टाइप ऑफ प्लांट एनिमल, एक बहुत बड़ा एरिया जिसके बारे में बात कर रहा है। बायोमी का मतलब आप इसको थोड़ा स्टार भी कर लेना, लार्ज, ये फिल इन द ब्लैंक्स में बहुत ज्यादा आता है। लार्ज इकोसिस्टम लैंड हैविंग डिस्टिंक्ट टाइप ऑफ प्लांट एंड एनिमल इज कॉल्ड, ऐसे करके आता है मोस्टली। तो वो एरिया जो बहुत लार्ज, बहुत ह्यूज एरिया है, जो एक पूरे इकोसिस्टम को बैलेंस कर रहा है, उस एरिया के इकोसिस्टम को। समझ में आ रही है बात मेरी? जैसे मैंने एक वापस एग्जांपल मैं हिल माउंटेन का देती हूँ, या फिर मैं आपको वही देती हूँ वापस। देखो डेजर्ट एरिया, डेजर्ट एरिया बहुत बड़ा ह्यूज लेवल पे, सहारा है, कालाहारी है, बहुत बड़े बड़े हैं ये डेजर्ट, और वहां पे जितने भी इंसेक्ट, जानवर जो भी वहां रह रहा है, वो एक दूसरे से इंटर रिलेट करते हैं आपस में। तो वो जो डिस्टिंक्ट टाइप ऑफ प्लांट एंड एनिमल है
हर बायोमी में एक अलग तरीके के जानवर पाए जा रहे हैं, हर बायोमी में एक अलग तरीके का प्लांट पाया जा रहा है। वो प्लांट जो एनिमल, वहां के रहने वाले एनिमल खा सकते हैं, वो प्लांट एनिमल पे डिपेंड करता है, वो एनिमल प्लांट पे डिपेंड कर रहा है। ऐसे ही आप बहुत स्नो वाली जगह पे जाएंगे तो वो जो वहां पे जो प्लांट उग रहे होंगे वो वहां के एनिमल के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। दैट इज कॉल्ड बायोमी, द लार्ज इकोसिस्टम ऑन लैंड। ठीक है, लार्ज इकोसिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है। ह्यूमन बीइंग आर इंटीग्रल पार्ट ऑफ इकोसिस्टम। डेफिनेटली हम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस इकोसिस्टम के लिए। हमारा कोई भी एक स्टेप, अगर जंगल में आग लग गई है तो इट मीन्स, मान लीजिए कि किसी ह्यूमन के कारण ही लगी, तो वो जो डिस्ट्रॉय हुआ है पूरा वो जो फॉरेस्ट एरिया है उसका रीजन हम है ना। मैं एक एग्जांपल दे रही हूं, अगर कोई इंडस्ट्री बन रही है और वुड कटिंग का काम चल रहा है, उस इंडस्ट्री में वुड का काम होता है और वो फर्नीचर बनाता है, तो उसका रीजन, उसके पीछे कौन है उन पेड़ों की कटाई का? हम है, ह्यूमन है। तो हम जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं पूरे इकोसिस्टम में। हमारी जो नीड्स हैं और उनका जो इम्पैक्ट पड़ रहा है उन पे, हमारी नीड है ना फर्नीचर, इसलिए तो कटिंग हो रही है पेड़ों की, और जो हमारी नीड है हम उसको फुलफिल कर रहे हैं, तो इम्पैक्ट क्या हो रहा है कि हम डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं। तो इकोसिस्टम में हम भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब हम ये सोचो कि इतने सारे लोग, अगर मैंने एक पेड़ काट दिया, अरे आप ये भी तो सोचो कितने करोड़ों लोग हैं और हर वो 1 करोड़ लोग में से एक आदमी ये सोचेगा कि मैंने एक पेड़ काट दिया तो क्या क्या फर्क पड़ गया। तो आप ये सोचो करोड़ों पेड़ कट रहे हैं। इसलिए बोलते ना, किसी और को आप कोई सलाह दो उससे पहले आप खुद को तो करेक्ट करो सबसे पहले। टाइप्स ऑफ वेजिटेशन, देखो वेजिटेशन इसलिए बात हो रही है क्योंकि इकोसिस्टम में वेजिटेशन भी आता है। तो टाइप्स ऑफ वेजिटेशन, वेजिटेशन मतलब प्लांट लाइफ, पूरी तरीके से प्लांट्स पे डिपेंड करता है ना वेजिटेशन। दैट इज कॉल्ड प्लांट लाइफ, डिपेंड्स ऑन मेनी फैक्टर्स। वेजिटेशन वेरी ऑल ओवर कंट्री। बहुत सारे फैक्टर्स हमने पढ़े, टेम्परेचर पढ़ा, क्लाइमेट पढ़ा, रेनफॉल पढ़ा, है ना। बहुत सारी चीजों के कारण जो है वो क्लाइमेट चेंज होता है, और जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, वहां का एनवायरमेंट चेंज हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग ही वेजिटेशन होती है। आप वहां पे जाके राजस्थान के किसी डेजर्ट एरिया में जाके कोकोनट ट्री तो नहीं उगा सकते हो ना। क्यों? क्योंकि वो उसको सरवाइव करने के लिए वो सब चीजें नहीं दे रहा, उतना पानी नहीं दे पाएगा वो एरिया। तो हम जो वहां उगा सकते हैं हम सिर्फ वही उगाएंगे। 5 मेजर टाइप्स ऑफ वेजिटेशन कौन कौन से? ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल थ्रोन फॉरेस्ट, माउंटेन फॉरेस्ट एंड मैनग्रोव फॉरेस्ट। देखो एक बात बता देती हूँ, जैसे ये पूरा इंडिया है, हम अभी इंडिया के बारे में, पूरी कंट्री के बारे में बात हो रही है, हमारे इंडिया के बारे में बात हो रही है, ठीक है। ये इंडिया है, तो इंडिया का जो ये पार्ट है, यहां सबसे ज्यादा, जहां अपन ने बताया ना वेस्टर्न एरिया, वेस्टर्न स्लोप से सबसे ज्यादा बारिश होती है, तो वो क्या होगा, सबसे ज्यादा पानी वहीं लग रहा है ना, तो वो कैसा है? एवरग्रीन फॉरेस्ट होगा, बहुत ज्यादा पानी है वो। थ्रोन फॉरेस्ट वहां पे जहां बहुत कम मात्रा में पानी मिल रहा है। माउंटेन एरिया, माउंटेन फॉरेस्ट हमेशा ऊपर ही होगा, माउंटेन समझ जाइए, हिमालय वाली बात कर रहे हैं, ये वाले फॉरेस्ट। मैनग्रोव थोड़ा सा न्यू है, उसको पूरी डेल्टा वाली जगह जो होती है, जैसे ये हो गया वेस्ट बंगाल वाला एरिया हो गया यहाँ का, वो मैं आराम से आपको एक एक एक्सप्लेन करूंगी अच्छे से। ट्रॉपिकल का मतलब ये जो 3 है ना, ट्रॉपिकल एवरग्रीन, ट्रॉपिकल डेसिडियस, ट्रॉपिकल थ्रोन फॉरेस्ट, वो इधर ही है। तो ये आराम से मैं आपको एक चीजें वापस से अच्छे से इसको एक्सप्लेन करूंगी, फिर इसका एक पूरा वीडियो बनाऊंगी। चलिए, थैंक यू सो मच।